हे वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर दीपक सूरा। ये हमारा सेकंड पार्ट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। आप पहला पार्ट देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा पहले उसको देखिए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हम देख चुके। सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने डिटेल में देखा है, कैसे कैसे इसकी ओपनिंग्स हैं, उनका नाम क्या है। मेनली 3 हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट हैं। उसके बाद एक ऑर्बिटल है जो रैबिट के अंदर है। अब इधर एक मेन चीज़ है, ये जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो आउटसाइड ऑफ बक्कल कैविटी हैं। इस बात को याद रखिएगा, एक मेन पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पेज पे क्या है, लीवर के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया है। लीवर बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बॉडी से हमारा जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एक्चुअली लॉट ऑफ प्रोसेसेस, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं सब में हेल्प करता है। सो फिजियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई ग्लैंड है वो लीवर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। पहली बात, इसका वेट आप देख सकते हैं 1.2 1.5 kg है। ठीक है, जस्ट डायफ्रेम के नीचे है। डायफ्रेम क्या रहता है, मस्कुलर ऑर्गन की तरह है, एक लेयर है बोल सकते हैं। पार्टीशन है आपका एब्डोमिनल और जो आपका थोरेसिक कैविटी है उसको डायफ्रेम 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और आपका सबसे मेन फंक्शन डायफ्रेम का क्या है, आपका रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प करता है। ओके, जो हमारा लीवर है वो 2 लोब्स में डिवाइड रहता है। लोब्स मीनिंग आप समझ सकते हैं कि जैसे कि 2 पार्ट्स हैं इसके। हेपेटिक्स लोब्यूल्स क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मतलब जो उसकी बनावट है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स। ओके, और जो फंक्शनल यूनिट है वो हेपेटिक सेल्स हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो उसको बनाया है, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो तो हेपेटिक लोब्यूल्स है, लेकिन जो उसका कार्य है, जो उसका काम है वो हेपेटिक सेल्स है। क्यों है, क्योंकि हेपेटिक सेल्स जो हैं वहाँ से ही सभी एंजाइम्स और जो लीवर से बाइल्स एंड साल्ट्स निकलेंगे वो सब कहाँ से होंगे, इसकी हेपेटिक सेल्स से फॉर्मेशन होगी उनकी, इसलिए ये फंक्शनल यूनिट है। ओके, उसके बाद क्या है, एक वर्ड है इधर कोड। इसकी जो सेल्स हैं हेपेटिक सेल्स वो कोड की फॉर्म में स्टोर होती हैं या अरेंज रहती हैं। ऐसे कि मान सकते हैं कि आप एक हेपेटिक सेल 2 3 4 5, ओके, ऐसे लाइनर स्ट्रक्चर रहती है। बीच में एक सेंट्रल कोड होती है। इस तरह से रेडियल स्ट्रक्चर रहती है। ये एक कोड मीनिंग क्या, जैसे आप सोच लीजिए एक लाइन है, रस्सी है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, कोड की स्ट्रक्चर है। इसकी अरेंजमेंट है, जो सेल्स हैं उसकी अरेंजमेंट इस प्रकार से होती है। बाइल सीक्रेट क्या रहता है, एक बार सीक्रेट होने के बाद बाइल जाता है गोल ब्लैडर के अंदर, वहाँ जाके उसका स्टोरेज होता है और उसका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, जब भी फैट का डाइजेशन होगा, जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी वहाँ से बाइल आता है। और उसके बाद उसका क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है फैट का। ये हम आगे की प्रोसेस में पढ़ेंगे कैसे फैट डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है, जो डक्ट से लीवर, जो लीवर से डक्ट आई, मीन्स सोचिए लीवर के अंदर बाइल बना, वहाँ से जो डक्ट्स को लेके आएंगी वो, और उसके बाद जो गोल ब्लैडर में स्टोरेज हुआ उसको लेके आई। ये 2 डक्ट्स हुई हमारी। ओके, इनके जॉइंट होने के बाद हमारी बनती है कॉमन बाइल डक्ट। इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ से बाइल आ रहा है, यहाँ स्टोर हुआ था वो बाइल आया, यहाँ जो फॉर्म हुआ था वो बाइल आया। दोनों डक्ट्स में क्या है, बाइल, इसलिए इसको बोला कॉमन बाइल डक्ट। ओके, फिर क्या रहती है हमारी सेकंड ग्लैंड है पेनक्रियास।
पेनक्रियाज क्या है, हमारी एक तरह से बॉडी के अंदर सिर्फ एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के काम करती है। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो पेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू बाहर आएंगे और ये ज्वाइन होती है पेनक्रेटिक डक्ट और ऊपर से जो आ रही थी हमारी कॉमन बाइल डक्ट। ओके, इन दोनों को ज्वाइन होने के बाद बनती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, एक ये पॉइंट है इधर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? स्पिंचर ऑफ बोएडिन। स्पिंचर ऑफ बोएडिन, स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर स्पिंचर है, स्पिंचर ऑफ बोएडिन। ओके, और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, स्पिंचर ऑफ ओडाई। स्पिंचर ऑफ ओडी बोलिक जैसे प्रोनाउंसिएशन करना है आपको, प्रोनाउंसिएशन आपका जैसा है देख लीजिए। मैं तो इसको ऐसे बोलता था हमेशा, स्पिंचर ऑफ ओडी, याद करने में आसान रहता है। ओके, सो देखिए हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है जो इसकी ओपनिंग को जो कंट्रोल करेगा ना, जो गार्ड करता है, उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई, ओडी। ओके, हमने ये देखा अभी कि इसमें पेनक्रियाज है जो इसके दो फंक्शन है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर ये पार्ट मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। दो तरह की सेल्स या दो तरह के इसमें पार्ट होते हैं, एसिनी और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस। जो एसिनी रहती है, जो एसिनी वाला पार्ट है, वहाँ से इंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, और जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस है वहाँ से हार्मोन्स रिलेट होते हैं। ये दो हार्मोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इंसुलिन एंड ग्लाइकोगन। इंसुलिन का काम क्या होता है? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसको मेंटेन करना या उसको कम करने का काम इंसुलिन करता है। ग्लाइकोगन जिस चीज़ का रिवर्स करता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है बस, और एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जहाँ पर भी ये ओपनिंग हुई थी हमारी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की, ओपनिंग होती है किसके अंदर? डिओडेनम के अंदर। डिओडेनम के अंदर क्यों हो रही है उसकी ओपनिंग? इसका रीज़न ये रहता है, जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद, सोचे ऊपर से आया फूड या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है फूड। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले वाला पार्ट इधर क्या है? डिओडेनम है। ओके, डिओडेनम में पहले क्या रहता है? एसिडिक नेचर रहता है। स्टोमक में फूड क्या रहता है? एसिडिक नेचर रहता है। ओके, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद जो इंटेस्टाइन में उसका जो पीएच है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि फूड बेसिक होना स्टार्ट हो जाता है। ये हम देखेंगे आगे डिटेल में कैसे क्या हुआ है। ओके, सो अब तक हमने देख लिया कैसे ग्लैंड्स काम कर रही थी, कैसे ग्लैंड्स हेल्प कर रही है हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में। इसका एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस क्यों एल्कलाइन हो रहा है? क्योंकि जो एसिड स्टोमक के अंदर था, अब क्या है यहाँ, इसके अंदर आने के बाद उसका बेसिक नेचर होना स्टार्ट हो जाता है, पीएच इंक्रीज होता है। ताकि, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, मेन रीज़न इसका, सबसे मेन रीज़न क्या रहता है, इसमें अलग अलग एंजाइम्स काम करते हैं। जो हमारा स्टोमक है उसके अंदर क्या है? HCl प्रेजेंट है, और वहाँ के जो एंजाइम्स हैं वो HCl नेचर में ही काम करते हैं, वो तभी एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अगर जो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के पेनक्रियाज के जो एंजाइम हैं, अगर उनको एसिड में डाल दिया जाए, एसिड अगर वहाँ ज़्यादा होगा तो वो हार्मोन्स और एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या रहता है, बॉडी के अंदर ऐसी फॉर्मेशन की गई है जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक नेचर हो जाता है सॉरी, एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लाइकोन वहाँ से अच्छे से काम करते हैं। और ये जो एम्पुले ऑफ वाटर है, एक स्मॉल स्वेलिंग रहती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पर डिओडेनम में एंटर करती है,
वहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग है, उसको बोलते हैं हम एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। हमने देख लिया डाइजेशन देखा था हमने कि बड़े जो कॉम्प्लेक्स है उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, एब्जॉर्बल फॉर्म में कर देना, डाइजेशन बोलते हैं। यहाँ देखिए डाइजेशन फॉर्म है, जो डाइजेशन है एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल कैसे है, क्योंकि इसमें बड़ी फॉर्म को छोटे फॉर्म में डिवाइड किया गया है, और केमिकल इसलिए है क्योंकि केमिकल बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी बक्कल कैविटी है उसके अंदर दोनों काम होते हैं। मास्टिकेशन ऑफ फूड हो रहा है, ओके, मास्टिकेशन ऑफ फूड हुआ यानी उसको मैकेनिकल काम हुआ, ओके, और जो कि फिर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम रहता है जो डाइजेशन करता है, उसका क्या हुआ उधर, केमिकल वर्क हुआ। ठीक है, मेन चीज़ क्या रहती है हमारी बक्कल कैविटी में, हमारा सलाइवा। ओके, सलाइवा, ओके, सलाइवा के अंदर क्या रहता है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स एंड सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। आप यहाँ देख सकते हैं सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या हो रहा है, यह स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और लाइसोजाइम क्या होता है, एक तरह से आपकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आता है या कि आप बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स जम्स कुछ आते हैं, उनको किल करते हैं। ठीक है, और ये किधर दिया गया है, टर्म बोलस। ठीक है, ऐसा होता है जब फूड आपने चीव किया, उसमें मास्टिकेट होने के बाद सलाइवा मिक्स हुआ, और फिर उसके बाद जो एट प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं बोलस। इन सिंपल लैंग्वेज, आपने जो खाना चबा लिया मुंह के अंदर उसको बोलस बोलते हैं। फिर उसका बोलस जो बन गया वो बोलस हम डिग्लेट करते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, उसके बाद इसोफेगस के अंदर जाता है। ओके, जो हमारा यहाँ पर सबसे अब मेन बात इधर है, जो कि कई बार आया है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ पर, माउथ के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, पीएच कितना होता है, यहाँ पीएच क्या है, 6.8। इसको याद रखेंगे हम, जो पीएच है सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा जिस पर, वो क्या है, 6.8। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो हमारा स्टोमक है, देखिए स्टोमक में फूड जाने के बाद स्टोमक में हमने देखा था सबसे इनर वाली लेयर क्या थी, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस के अंदर म्यूकस थी, म्यूकस के अंदर अलग तरह की सेल्स है, नेक सेल्स है। नेक सेल का काम क्या है, सीक्रेट म्यूकस। म्यूकस का एक तरह से क्या प्रोटेक्शन का काम कर रही है वो, क्योंकि एसिडिक नेचर है उधर। अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया स्टोमक को तो एसिड पेट की उसको इरिटेट करेगा, हार्म करेगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी सेल्स आती हैं पेप्टिक एंड चीफ सेल्स, जो क्या है, प्रो एंजाइम्स निकालती हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को प्रो एंजाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोएक्टिव स्टेज में है। प्रोएक्टिव स्टेज क्या होती है, ये अभी एक्टिव नहीं है, कुछ इसके ऊपर ट्रिगर आएगा, कैटलिस्ट आएगा, तब ये काम करेगा। ओके, और थर्ड इम्पोर्टेंट क्या है, पेरिटियल और ऑक्सेंटिक सेल्स, वो क्या है, HCl सिक्रेट करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर, और हेल्प करती है इंट्रिंसिक फैक्टर को। फैक्टर क्या रहता है, इस फैक्ट क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये हमारा क्या रहता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इधर हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार हुआ ये, लास्ट ईयर भी शायद आया है। लास्ट ईयर इसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया, उन्होंने ट्विस्ट किया, कैसे किया, HCl क्या करता है, Fe3 पॉजिटिव को 3 को ये 2 में कर देता है। ओके, 2 में कर देता है, F3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, कौन, HCl। ठीक है, और HCl कौन सीक्रेट करता है, पैराइटल सेल्स। तो क्वेश्चन इस तरह से आया है
कि इनमें सेल में से कौन सा पार्ट मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इनडायरेक्टली इराइथ्रोसाइटोसिस में हेल्प करता है। मतलब कि आरबीसी रेड ब्लड सेल हैं जो आपकी उसकी फॉर्मेशन में जो या उसको इफ़ेक्ट करने वाला कौन सा इनमें से कौन सी सेल है, तो उसका आंसर है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स क्यों है? क्योंकि वो आयरन को इफ़ेक्ट कर रहा है, और आपको पता है आयरन रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन रिलेटेड टू आरबीसी। ओके, और अब यहाँ से एक मेन पॉइंट क्या हो रहा है कि स्टोमक में फूड 4 to 5 आवर स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इतनी प्रोसेस उसके ऊपर सब इंजाइम आया, उसको डाइजेस्ट किया, चर्निंग किया, अब जो लास्ट में बना उसको बोल रहे हैं हम काइम। ठीक है, इसको अब याद रखना। काइम मीन्स जो कि एसिडिक पार्ट, और एक अदर आता है काइल क्या है, जो बेसिक पार्ट होएगा। ठीक है, वो आगे जाके फिर काइल में कन्वर्ट होगा। ओके, अब क्या रहता है, बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। अब प्रोटीन का डाइजेशन क्या स्टोमक में स्टार्ट होता है। प्रोटीन फिर क्या करेगा, प्रोटीन क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे एक अमीनो एसिड से बनता है, पेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स, या इस तरह से फिर लास्ट में प्रोटीन्स, पेप्टोन्स। अब जब प्रोटीन टूटेगा वो प्रोटियोज और पेप्टोन्स में टूटता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या रहता है, पेप्सिन। ओके, अब ये जो पार्ट है एंजाइम्स वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहता है, वो पूछते हैं कि ये इनमें से ओड कौन सा है। वो आपको 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें देंगे आपको HCl, पेप्सिन, इस तरह से ट्रिप्सिनोजिन, उसमें से फिर आपको एक ओड वन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर वहाँ ट्रिप्सिनोजिन दे दिया उन्होंने, ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन तो आपको पता है ये इधर पेनक्रियाटिक जूस से निकला, पेनक्रियाटिक है, तो वो ऑप्शन ओड हो जाएगा। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, एक ये रेनिन का फंक्शन क्या है, मोस्टली इन्फेंट्स में रहता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहता है। जो इन्फेंट्स रहते हैं वहाँ पर क्या रहेगा, मिल्क डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, और बाइल का फंक्शन क्या है, जो हमारा फैट है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, डाइजेस्ट नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। फैट को कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स टूटने के बाद क्या रहता है, बाइल उसके साथ एडजस्ट होता है, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं उसको। इमल्सिफिकेशन होने के बाद वो इजीली पास कर जाता है हमारी मेम्ब्रेन्स को, और उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। पेनक्रियाटिक जूस के बारे में हम देखें, पेनक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करता है, ट्रिप्सिनोजिन, काइम ट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ये आपको बहुत अच्छे से, अब इसको बार बार रिपीट करें, बार बार इसको याद करें कि पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम कौन से हैं, इंटेस्टाइन के एंजाइम कौन से हैं, ये आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। न्यूक्लियस इसके अंदर है, उसके अंदर क्वेश्चन आया था इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, कौन, बार बार पढ़िए और आपको ये खुद फिर इमेज बननी स्टार्ट होगी, और आप इजीली इसको क्रैक कर देंगे कि इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं, प्रोटियोसिस हैं, इनके क्या, ये क्या है, एक तरह से बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये बड़े हैं, इनको छोटे में तोड़ना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोल रहे थे, और जो इंजाइम्स उनका हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये इंजाइम्स पेनक्रियास से निकले, पेनक्रियाटिक जूस में थे। ओके, पेनक्रियाटिक जूस में ये सब इंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, कैमट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, ये क्या किया इन्होंने, डाईपेप्टाइड्स में इनको तोड़ दिया। ठीक, अब क्या था, ये तो प्रोटीन वाला पार्ट था। अब क्या है, फूड के अंदर पॉलीसेकेराइड्स भी हैं। पॉलीसेकेराइड्स का क्या हो रहा है, वहाँ पर अमाइलेज एक्ट करेगा और उसको डाईसेकेराइड में तोड़ देगा। डाईसेकेराइड्स आपको पता है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, उनका क्या रहता है, सबसे पहले होता है मोनो
सैकराइड्स, फिर होता है डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम इसको फर्दर तोड़े, मोनोसैकराइड को तोड़े, तो इसका एक भी और पार्ट नहीं बनेगा। डाइसैकराइड को हम अगर तोड़े तो उसके 2 पार्ट बनेंगे, ट्राई को तोड़े तो 3 बनेंगे। तो अब क्या हो रहा, पॉलीसैकराइड क्या था, उसके बहुत सारे पार्ट थे। अब उसको अमाइलाइज ने डाई में तोड़ दिया, डाई में तोड़ दिया, यानी कि उसमें अभी सिर्फ 2 ही पार्ट बचे हैं, इसलिए उसको हम डाइसैकराइड्स बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पेज। फैट्स आर ब्रोकन बाय द लाइपेज। एक बात ये ध्यान रखिए, जहाँ भी ASE है वो क्या डिनोट करता है, एंजाइम को डिनोट करता है। ओके, फैट्स का क्या हुआ, डाइग्लिसराइड में तोड़ दिया, फिर मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ दिया। ओके, न्यूक्लियस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड है, उनको फर्दर तोड़ दिया, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, इस तरह से हमारे काम कर रहे हैं एंजाइम्स। एक इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सक्कस इंट्रिकस मीन्स इसका यूज़ हो रहा है, इंटेस्टाइन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। एंजाइम इन द सक्कस इंट्रिकस मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बहुत ही अच्छी समरी दी गई है, इसको एज इट इज़ दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्या रहता है कई बार वो आपको फिल इन द ब्लैंक या बहुत यूज़ आएगा इसका। केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ कर सकते हो आप। ओके, मैंने बताया जैसे कि अमीनो एसिड इसकी बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन्स की, बहुत सारे प्रोटीन अमीनो एसिड्स जुड़ के पेप्टाइड्स बनाएंगे। ओके, फिर उससे आगे डाइपेप्टाइड, फिर प्रोटीन बनेगा। माल्टोज क्या है, इसकी 2, ये क्या है, एक डाइसैकराइड है माल्टोज। डाइसैकराइड क्यों है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे हम तो क्या बन रहे हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं। लैक्टोज भी एक डाइसैकराइड है, इसके अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन रहा है। सुक्रोज भी एक डाइसैकराइड है, इसके अंदर सुक्रेज एंजाइम ने वर्क किया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना। ओके, समझ रहे हो आप? इस तरह से आप इन सबको याद कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखिए कि कौन सा एंजाइम कहाँ निकल रहा है और उसका क्या काम है। ये आपको सिर्फ बार बार पढ़ने से ही आएगा, बार बार देखिए उसको, उसके बाद ही आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अब हमने देख लिया, फूड डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन होना बाकी है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी जिसको हम विलाई बोलते हैं। ओके, विलाई का काम क्या होता है, वो क्या सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। सरफेस इन एरिया इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ से क्या होता है, इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग ही ये होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसका ब्लड के अंदर चला जाना, यही एब्जॉर्प्शन है। ओके, और एक यहाँ मेन चीज़ लिखी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल सर्टेन ड्रग्स। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का बताया गया आपको कि सम वाटर का भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन कई बार अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है या उधर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, कुछ टॉक्सिक है, या फिर वहाँ पर एंट्राइटिस हुआ है या इन्फ्लामेशन हुआ है, तो क्या रहता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट दिया गया है, साइट एंड द स्मेल प्रेजेंस ऑफ कैविटी स्टिमुलेट द न्यूरल सिग्नल्स। देखिए, ये सबसे अच्छी बात है, जैसे हम देखते हैं वैसा सीखते हैं, उसी प्रकार क्या रहता है, हमारे सेंसरी सिस्टम इतना अच्छे से वर्क करते हैं, जब भी हमने खाने को देखा या स्मेल किया तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, हाँ ये खाने की चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। उसी के दौरान क्या रहता है, सलाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है, उसी से फिर एक्टिवेट होते हैं हमारे आगे के एंजाइम्स, हार्मोन्स वर्क करते हैं, और तभी
एंजाइम्स निकलना स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा दिन एंजाइम्स निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत कम क्वांटिटी में निकलते हैं। और जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको सिग्नल देता है तब ही पूरा एक तरह से पूरी बॉडी एक साथ काम करती है, तब हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया कैसे होएगा डाइजेस्ट होने के बाद उसका कैसे क्या हो रहा है, ये हम मोस्ट ऑफ देख चुके हैं। ओके, ये एक टेबल है, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है, सबसे बात क्या है इम्पोर्टेंट इधर ये है कि कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि जो टंग के नीचे वाला पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट है, थिन है, इसलिए वहाँ से जो ईजिली पास हो जाता है, डायरेक्ट पास होता है। ओके, अब देखिए कुछ डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स क्या हैं, सबसे पहले जॉन्डिस। जब भी जॉन्डिस आपके मन में आए तो इसका सबसे बड़ा लिंक है, येलो कलर से इसको लिंक कीजिएगा। ये जॉन्डिस क्या है, एक लीवर का डिसऑर्डर है। लीवर जब आपका काम करना बंद कर देता है उसके वजह से क्या होते हैं, वहाँ पर कुछ बाइल साल्ट्स होते हैं, वो साल्ट क्या होते हैं, साल्ट फिर बाइल से निकल के आपके ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, येलो कलर है तो आपकी आइज़ का कलर, आपकी स्किन का, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का आपका कलर क्या रहता है, येलोइश स्टार्ट हो जाता है, जॉन्डिस। ओके, लीवर से रिलेटेड है, बाइल पिगमेंट से रिलेटेड है, याद रखिए इसको। यहाँ से क्वेश्चन वो बना सकते हैं, यहाँ पर बाइल साल्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि लीवर के अंदर बाइल साल्ट्स भी होते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं आपके, जैसे फीकल मैटर इस तरह से। लेकिन आपका क्या है, बाइल पिगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट प्लीज। वोमिटिंग, इट्स सिंपल, आपको पता है वोमिटिंग। यहाँ पर एक वर्ड है नोजिया, इसको याद रखिए, आपको काम आएगा। नोजिया मीन्स क्या होता है, एक फीलिंग है जो आपको प्रिसीड्स वोमिटिंग, वोमिटिंग से पहले जो फीलिंग आती है उसको बोलते हैं नोसिया। डायरिया, लूज मोशन, आपको पता, सिंपल चीज़। जब इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप फ्रेश होने कितने टाइम जा रहे हैं, फीकल मैटर की जो क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी एंड उसकी फ्रीक्वेंसी सब चेंज हो जाता है। फ्रीक्वेंटली आपके बाउल्स मूवमेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरिया। ओके, कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या है, बाउल मूवमेंट्स क्या है, इरेगुलर है। इरेगुलर होने का मतलब क्या है, आपकी वो प्रोसेस रुक गई है, आपका फीकल मैटर एक्सक्रीट करने की प्रोसेस आप अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे। ओके, इंडाइजेशन के तो बहुत कारण हो सकते हैं। आजकल इंडाइजेशन यूथ के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्यों, लाइफस्टाइल ऐसा हमारा, क्या कर सकते हैं। ओके, एनेक्सिटी, फूड पॉइजनिंग, ईटिंग स्पाइसी फूड, सब कुछ भी तो अवॉइड नहीं करते हम। स्पाइसी फूड नहीं हो रहा, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग, एनेक्सिटी। ओके, सो यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है। समरी बच्चे क्या करते हैं, समरी, अरे चैप्टर पढ़ लिया अब इसको छोड़ देते हैं। नॉट माई फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, कई बार क्या रहता है वो उधर चैप्टर में नहीं दी गई, तो इधर आपको समरी ज़रूरी है आपको पढ़ना। ओके, समरी को भी आप अच्छा खासा टाइम दीजिए, एक बार चैप्टर होने के बाद एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। और लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका होम असाइनमेंट की तरह समझें, इनको आप बैठ कर एक बार सोल्व कीजिए। कई बार क्या रहता है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको लगता है एनसीईआरटी से नहीं है, ओके, लेकिन उनका कहीं ना कहीं फंक्शन आपके इन क्वेश्चंस में मिलेगा, आपको इधर से वो सोल्व हो सकते हैं वो क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को भी डिटेल्स में कीजिए। और एक एनसीईआरटी एक्सप्लोरर आता है, ओके, एनसीईआरटी एक्सप्लोरर, उसको भी आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। आशा करता हूँ ये आपको कुछ तो समझ आया होगा। एक्चुअली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट
ये शुरुआत है, धीरे धीरे हम और अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। ओके, अगर कुछ भी एक भी चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो नो नीड टू शेयर एंड सब्सक्राइब, नो नीड टू शेयर, नो नीड टू लाइक। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ शेयर इट। ओके, थैंक्स, हैव यू सम डे।